हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं जो कि आने वाले कल के एग्ज़ाम में और परसों के एग्ज़ाम में रामबाण साबित होंगे। ये साइंस के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी कराएंगे। हम बात करेंगे इसके पहले का वीडियो 220-40 तक का वीडियो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं और इसके बाद का हम 241 से जो वीडियो है उसको अपलोड करते हैं। आज जैसे बात करेंगे ईंधन के बारे में। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस में किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी का पूरा पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम है और ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। ईंधन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो ये प्रणोदक जो है प्रणोदक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। वहीं भी बात करेंगे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है तो लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। अब तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर तत्वों के बारे में बताया गया है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो लिथियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले जो डेबो रेनर ने जो है तत्वों का वर्गीकरण किया था। देख सकते हैं तत्वों के सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो वो जो है डेबो रेनर ने किया था। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है डेबो रेनर ने दिया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित अष्टक नियम किसका है? न्यूलैंड का नियम है ये। सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। इनमें और निम्न में से कौन सा तत्व मौलिक गुण रखता है? तो परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। सबसे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है तो एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रत्येक आवर्त में प्रथम सदस्य होता है तो ये क्षार धातु है। आगे बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रासायनिक नाम व सूत्र के बारे में आप देख सकते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl फार्मूला होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। नमक का अम्ल किसे कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं, HCl को। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होगा H2SO4 होगा। नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होगा वो आपका जा करके हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के बारे में बात करेंगे तो NaNO3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सिंदूर का जो है जो फार्मूला होता है HGS होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। रेडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ra है। अयस्क के बारे में मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का है। कैलामाइन किस धातु का अयस्क होता है? जस्ता का होता है। सिनेबार किसका अयस्क होता है? पारा का होता है। धातुएं व उनके यौगिक निम्न में से सबसे भारी धातु है तो यूरेनियम है। और येलो केक के नाम से वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है तो ये कौन सी धातु है? तो यूरेनियम ऑक्साइड। आगे बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें कौन सी मात्रा किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज की। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं धब्बा रहित स्टेनलेस स्टील जिसे कहते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या है? प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है वो क्रोमियम है। अब वहीं पे अब कार्बनिक रसायन के बारे में बात करेंगे तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो वो हैं वर्जिलियस। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आगे। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व समानता होता है? कार्बन होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भाप श्रवण। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC नाम मेथेनॉल होता है। एल्कोहल का एथेनॉल होता है। इथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है? एथीन होता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम इथाइन होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नेम ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। एल्कोहल है, एल्कोहल का एथेनॉल। अब इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टमाटर सॉस में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा संभाव्यता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सिरका जो है निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो सिरका है, जो एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। आगे के प्रश्न देख सकते हैं। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन जो होता है उसको सिरका कहा जाता है। रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो आनुवांशिकी कहते हैं। पौधे के नाम से पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है तो वो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। और यहीं पे बात करेंगे सेरीकल्चर। वनस्पति विज्ञान वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है तो वन के विकास का, वो आपका सेरीकल्चर होता है। यानी इसमें वनों के विकास और उसके पौधों का अध्ययन किया जाता है, वृक्षों का। आगे बात करेंगे यहाँ पे स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीजों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का। पेडोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है? तो इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। भूमि का अध्ययन करने का मतलब मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। पादप जगत का वर्गीकरण। निम्न में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो क्षण रूपी होती है। और इसके अलावा आगे बात करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उन्हें कहलाते हैं वो गोलाणु कहलाते हैं। जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश संक्रामक रोग होते हैं। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन व जल के द्वारा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो वो इवानोस्की ने की थी। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की एक ट्रांजिशनल ग्रुप। आगे बात करते हैं निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? विषाणु में। विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। और TMFV शब्द किससे रिलेटेड है? तो वो विषाणुओं से रिलेटेड है। और हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता कहलाता है हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। पादप आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मूलांकर से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं तो मूसला जड़ें कहलाती हैं। आर्किड्स में विलोमन जड़ें होती हैं तो वो होती हैं नमी अवशोषित करने के लिए। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं स्तंभ मूल। आगे बात करेंगे निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ शंकुआकार जड़ प्याज, यही यहाँ पर गलत है।
बाकी सभी चीज़ें जो है मैच हैं। यहाँ पर जैसे तो यहाँ पे लिखा है तर्क रूपी जड़ मूली, कुंभी रूप जड़ शलजम, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे। पौधे से निम्न में से कौन कौन हमेशा का रहता है जड़। पौधे में निम्न में से कौन हमेशा रहता है जड़ बना रहता है। श्वसन मूल मूल मिलती है तो जूसिया में। आगे बात करते हैं यहाँ पर डहेलिया की जड़ें होती हैं तो ये कंदिल तथा पुलकित। ऊपरी रोही मूली मूल मिलती है ऑर्किड्स में। श्वसन मूल पाया जाता है तो राइजोफोरा में। पर्णकाय स्तंभ रूपांतरण है तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। मात्र पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं तने की कलम से। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। निम्न में से कौन एक तना है आलू। इसके बाद आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। आगे बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग हिस्सा होता है प्रकंद। अदरक में जो है राइजोम, अदरक है राइजोम। और इसके अलावा प्याज परिवर्तित रूप है तो तने का। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप लोग। आवृत्ति बीजियों की वर्गीकी, आवृत्ति बीजियों की वर्गीकी के बारे में बताया गया। सबसे बड़ा कुल है वो है कंबोजिटी। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया। दलहनी पौधे संबंधित हैं तो ये हैं लेग्यूमिनोसी कुल से संबंधित हैं। चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है तो वो है आपका थिया साइनेंसिस। आगे बात करते हैं मूंगफली का वनस्पति नाम क्या है तो एरेकिस हाइपोजिया नाम है। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है तो ये है आपकी क्रूसीफेरी से। इसके अलावा आप देख सकते हैं मटर पौधा क्या है तो मटर जो पौधा होता है वो साग होता है। साग को इंग्लिश में हर्ब बोलते हैं। इसमें कुछ ब्रांचेज शाखाएं भी होती हैं। इसका तना कोमल होता है और कुछ पत्तियां भी होती हैं। आगे बात करते हैं तो ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें साग के अंदर रखा जाता है। पादप कार्यकी के अंदर देख सकते हैं आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन आवश्यक है तो उपरोक्त सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। वहीं पे बात करते हैं कि किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकाय और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर इसका आंसर विसरण होना चाहिए। विसरण मेथड से यानी डिफ्यूजन मेथड से ही जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। अभी इसको होल्ड में रखते हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं पादप रोग के बारे में बताया गया। भूमि के में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। पादप रोग देख सकते हैं धान का खैरा रोग और लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है। जस्ता बोले तो जिंक। मिलीबाग किस फसल से संबंधित है सरसों से। टिक्का रोग किस फसल में से संबंधित है बाजरा से। हरित बाल रोग किस फसल से संबंधित है तो हरित बाली रोग बाजरा से। पत्तियों में हरी महीनता किसकी कमी से होता है तो मैग्नीशियम की कमी से। आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इधर भी क्वेश्चन बताए गए हैं। पादप ऊतक के बारे में बताया गया है। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो कैम्बियम है। आगे देख सकते हैं पौधों में खाना बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। और जड़ों के थ्रू जो है पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम करता है जाइलम। व्यापारिक कॉर्क खनिज लवणों को भी पहुंचाता है जाइलम। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है तो वो कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे निम्न में से किसकी सहायता के कारण वृद्धि वलय बनती है तो अंतःरंभीय एधा की।
नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। आप लोग इधर भी देख सकते हैं। आप लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। मेंडल ने किस पौधे का पर संकरण प्रयोग किया था? गार्डन पी का। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। आगे बात करते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मेंडल को, ग्रेग जॉन मेंडल। और यहीं पे वंशागति के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान की शाखा अनुवांशिकी कहलाती है। आर्किड में बिलोमेन ऊतक पाया जाता है मूलों में। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कोशिका में राइबोसोम भी कह सकते हैं कुछ लोग, राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण से प्रोटीन का बनना रुक जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है तो वो है कोशिका भित्ति, यानी जिसे कहते हैं सेल वॉल या कोशिका कला भी कह सकते हो। कोशिका कला जो है वो कोशिका झिल्ली को कहते हैं। और ये जो है कोशिका भित्ति हो जाएगी, यानी सेल वॉल इंग्लिश में बोलेंगे। ये जो है जीवों में नहीं पाई जाती है, केवल पौधों में पाई जाती है। और ये सेलुलोज की बनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं। यहीं पर कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पारिस्थितिकी, यानी कि जो इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? रीटर को जाता है, ना ही ब्राउन को, ना ही खुराना को, ना ही अरस्तु को। अब आगे बात करेंगे। अभी तक पादप के बारे में ही पढ़ रहे थे हम। अब आगे बात करते हैं। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं तो पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोसिस्टम। और आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की होती है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं किस क्षेत्र में? सुंदरबन क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी कि सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्र में, सुंदरबन में। वहीं पर जो मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सही हो जाएगा। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पर राइजोफोरा है। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती हैं तो वो जो है आपकी लवणोद्भिद वनस्पतियाँ कहलाती हैं। जंतु विज्ञान के आप बारे में पढ़ेंगे। अभी तक पादप विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। जंतु विज्ञान की शाखाएं में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटों के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो ये है आपका एंटेमोलॉजी। मछलियों तथा उनके संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है। और वहीं पे बात करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है ये। और मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपीकल्चर, रेशम पालन कहलाता है आपका यहाँ पर जो है सेरीकल्चर। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन होता है? स्नायु तंत्र का। मैमोग्राफी निम्न में से किसके अध्ययन करती है? तो यहाँ पर स्तन जांच की। आगे जो समझ सकते हैं आप लोग पेडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन को से संबंधित है? शिशु रोग से। यहाँ पे देख सकते हैं टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? किसके लिए उपयोगी है? तो वो है आपके अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके। इसके अलावा ऊतकों की रचना एवं अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है, हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे सकते हैं। दांतों का शिखर किसका बना होता है? इनामिल का बना होता है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? रक्त ऊतक का उदाहरण है। बाकी मस्तिष्क, यकृत और अमाशय ये जो है ऊतक का उदाहरण नहीं है। ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? तो वो है वसामय ऊतक का बना होता है।
आगे बात करते हैं यहाँ पर जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन है डीएनए का एक भाग। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वो है अरविंद खुराना। आगे बात करेंगे जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? जोहानसन हैं। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। इसके अलावा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था। इसके अलावा मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जोड़े में पूछा जाएगा तो जो है 23 जोड़े पाए जाते हैं। लड़का पैदा होता है जब XY गुणसूत्र मिलते हैं, XY गुणसूत्र। आगे बात करते हैं, यहीं पर देख सकते हैं आप लोग जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। इसके अलावा आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लैमार्क वाद का जो है मूल सिद्धांत क्या है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो डार्विन ने किया था। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे, यहीं पर देख सकते हैं जैव आनुवांशिक नियम के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो हेकल को माना जाता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहीं पर अब आ गया है हमारा जंतु जगत के वर्गीकरण। मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटोजोआ में रखा गया है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलेरिया किस मतलब जो है किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। किस परजीवी के द्वारा फैलता है? तो कह देंगे जो है आपका प्रोटोजोआ। और इसके अलावा जो है जो मलेरिया परजीवी होता है और जो अमीबा दोनों प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, इसलिए मलेरिया रोग फैलने का कारण प्रोटोजोआ है। निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा की। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, उसका आकार बदलता रहता है। चप्पल की आकृति का एक जंतु है तो पैरामीशियम है। आगे में यहीं पे देख सकते हैं आप लोग मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है तो वो है आपका प्लाज्मोडियम। पेचिस या अमीबासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो है एंटामीबा। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है तो वो है आपका लिस्टमेनिया। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं तो भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। आगे बात करेंगे डेंगू रोग का वाहक है तो एंडीज मच्छर है। आगे बात करेंगे सबसे बड़ा सर्प है तो वो है अजगर। निम्न में से कौन सा विषैला सर्प नहीं है? तो पाइथन। घोंसला बनाकर रहने वाला एकमात्र सांप है तो कुरैत। डायनासोर निम्न में से क्या है? तो वो है लुप्त सरीसृप प्राणी हैं। केचुआ किस संघ का प्राणी है? तो एनेलिडा संघ का है। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो नेवला जो है लड़ता है। विषैली छिपकली है तो वो है आपकी हेलोडर्मा। उड़न छिपकली है तो वो है आपका ड्रैको। आगे बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपके मानव शरीर क्रिया विज्ञान। रक्त के लाल रंग निम्न में से किसके कारण होते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। हीमोग्लोबिन में होते हैं तो लोहा आयरन पाया जाता है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। निम्न में लिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वो है लोहित कोशिकाएं। रक्त समूह के खोजकर्ता जो है लैंड स्टीनर हैं, कार्ल लैंड स्टीनर। यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया गया। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो AB। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? AB में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? O में। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो अग्न्याशय। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639 के आसपास पाई जाती हैं पेशियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा। निम्नलिखित में से किस की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय। और आगे बात करते हैं, यहीं पर किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य किस अम्ल के थकान महसूस करता है? लैक्टिक एसिड। और इसी के कारण से क्रैम्पिंग होती है जब हमारे घुटनों में टाँकों में दर्द होने लगता है तो इसी कारण से होता है।
अब आगे बात करेंगे यहीं पर जो मनुष्य के ये लैक्टिक एसिड तब बनता है जब अनाक्षी श्वसन होने लगता है। और अनाक्षी श्वसन हमारे शरीर के अंदर तब होता है जब हम हाईली बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एक्सरसाइज वगैरह वार्म अप कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस समय हमको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमारे बॉडी में जो है ऑक्सी श्वसन के द्वारा जो है ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उस समय हमारी बॉडी में अनाक्षी श्वसन भी होने लगता है। जो अनाक्षी श्वसन के दौरान ही क्या है आपका लैक्टिक अम्ल जो है बनता है। और ये लैक्टिक अम्ल जो है हमारे जो पेशियां हैं, तो पेशियों में जो मसल्स के आसपास जो है जाकर के स्टोर हो जाता है, और इसलिए जो है क्रैम्पिंग महसूस होने लगती है अर्थात जकड़न और दर्द होता है। तो समझ सकते हैं आप लोग, समझ गए होंगे आशा करते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण से होता है, तो वो है मेलानिन के कारण से होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो तलुए पर जो है सबसे मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो आपका जो है त्वचा ही है। आगे बात करेंगे यहीं पर। तो इस तरह से यहाँ के क्वेश्चन हो गए हैं। आगे दूसरे तरफ के क्वेश्चन बात करेंगे। चलिए इसको भी कर लेते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। मानव शरीर के निम्न में से अंगों में से कार्निया किसका भाग होता है, आँख का होता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, कॉर्निया। आगे बात करते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है, आइरिस के द्वारा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना में। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो वो है कोन्स। आइरिस से का क्या कार्य है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। आगे बात करते हैं कैप्सूल। यहाँ पे स्वास्थ्य एवं पोषण। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आगे बात करेंगे यहीं पर। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर। आगे देखो लीजिए, एथलीट को निम्न में से यहीं पे देख सकते हैं आप लोग, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। भोजन का अनिवार्य अवयव है प्रोटीन। निम्नलिखित में से जल का में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी। और निम्न में से कौन से शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो ग्लूकोज। और शहद में मुख्यतः पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर पूछा जाएगा तो फ्रक्टोज पाया जाता है, जिसके कारण से शहद बहुत मीठा होता है। और ये जो है औषधि की तमाम जो रोगों में औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। तो आपका जो है शहद एक औषधि के रूप में भी यूज होता है। आप लोगों को मैं एक बार फिर से जो है जो क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के उनको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। 2 मिनट के अंदर आप लोग देख सकते हैं। मैं क्वेश्चंस बहुत ही कम बोलूँगा, आप लोग जो है इनको देख लेंगे और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले यांत्रिकी के बारे में पूछा गया है, मात्रक के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठ तनाव के बारे में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ऊष्मा के बारे में भी बताया गया है। तो कल यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल पेट 2023 के जो 28 कल यानी कल और 29 को होने वाला है, 4 शिफ्टों में होगा, 2-2 शिफ्ट में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ से 5 नंबर आपको साइंस के मिल जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ध्वनि के बारे में बताया गया है, फिर विद्युत के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर चुंबकत्व के बारे में भी बताया गया है। कंप्यूटर के बारे में भी देख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर कंप्यूटर से कभी अगर आ जाए तो वैसे ठीक है, अगर नहीं आएगा तो अदर एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन के बारे में देख सकते हैं। रसायन विज्ञान का टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन में जो वैसे तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस का आंसर दिया है। माइनस की पावर एक ही में है, -19 पावर जो दी गई है 10⁻19, तो इसी को हम लगा देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बाकी किसी में नहीं है। और वैसे देखा जाए तो ये जो आवेश होता है प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो आवेश बराबर होता है, लेकिन दोनों में विपरीत साइन का होता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। इसके अलावा रेडियो सक्रियता के बारे में देख सकते हैं आप लोग।
रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो वो है कोबाल्ट 60। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्यतः नाम होता है वैद्युत संयोजक होते हैं। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है, और जब धनायन तब बनता है जब परमाणु बोले तो एटम परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है यानी त्यागता है। विद्युत संयोजक बंध बनता है तो विपरीत आविष्ट आयनों के बीच विद्युत संयोजक बंध बनता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विस्तरण की दर का अनुपात कितना होता है? 1:4। इस तरह से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।